हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। अब फिजिक्स का हम दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो आज इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन क्लास है। पूरी तरीके से इस चैप्टर का जितने भी बेसिक टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो याद रखेंगे इस चैप्टर की ये पहली क्लासेस हैं, तो आपको क्लासेस मतलब लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरीके से सीक्वेंस वाइज पढ़ाई करते हुए चलना है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उस पर आप क्लिक करके इससे पहले का जो पहला चैप्टर यदि आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देखने के पश्चात लिंक पर क्लिक करके सीक्वेंस वाइज अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए जी, इतना इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ये तैयारी हम करा रहे हैं। जो दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता क्लास 12 फिजिक्स का। सबसे पहली बात ये आता है कि यहाँ पे सबसे पहले हम विद्युत विभव के बारे में जानेंगे, फिर हम धारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला तो यही आता है कि विद्युत विभव कहते किसे हैं। विद्युत विभव कहते किसे हैं जी, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, विद्युत विभव का अर्थ क्या होता है, ये हम सबसे पहले जानेंगे। तो विद्युत विभव का अर्थ ये होता है कि आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला जो कारक होता है वही विद्युत विभव कहलाता है। मतलब यहाँ पे हमने देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हमने लिखा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा इसको मैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो अगर हमने आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो हमने लिखा है विद्युत विभव का अर्थ होता है आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक। ठीक है ना, कि आवेश किस दिशा में प्रवाहित होगा वो जो बताएगा ना वही कारक क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो बताइए मतलब इसका जो अर्थ है वो आपको समझ में आ गया कि नहीं, कि विद्युत विभव का अर्थ होता है आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक। नहीं समझ में आया अगर डिटेल में आपको, तो मैं थोड़ा सा इस पर समय देने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आवेश, मान लेते आवेश किधर से किधर प्रवाहित हो रहा है, आवेश इधर से इधर जा रहा है या आवेश इधर से इधर आ रहा है, ये बताने वाला जो कारक है वही विद्युत विभव कहलाएगा। जैसे कि मैं अगर अच्छे से आपको समझाऊं तो मान लेते हैं सपोज दैट ये एक पिंड है, एक और ये भी पिंड है, ये दो पिंड है या वस्तु हम कह सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस पर मान लेते हैं 50 कूलाम आवेश हमने दिया है, इस पर हमने 100 कूलाम आवेश हमने दिया है, और इसको हमने क्या कर दिया है, एक तार से, इसको हमने एक तार से इस तरीके से जोड़ दिया है। तो मैं आपसे पूछूं इस पर 50 कूलाम आवेश है, इस पर 20 कूलाम आवेश है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए आवेश किधर से किधर प्रवाहित होगा, इधर से आवेश इधर बहेगा या इधर से आवेश इधर बहेगा जब हमने तार को जोड़ दिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे, क्या कहेंगे जी, कि सर ये वाला तो कम है ये वाला अधिक है, तो इसका मतलब 50-100 कूलाम अधिक है, तो इसका मतलब आवेश इधर से इधर प्रवाहित होगा, ऐसा कह देंगे स्टूडेंट। बट ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि आवेशों की मात्रा को हम देखकर ये नहीं बता सकते कि आवेश इधर से इधर आएगा या इधर से इधर आएगा, बल्कि हम किसको देखकर बताएंगे, हम बताएंगे कि विद्युत विभव किसका अधिक है। जैसे ये 50 वोल्ट है, इसका विद्युत विभव 20 वोल्ट है, और ये 100 वोल्ट है, इसका विद्युत विभव 40 वोल्ट है। तो अब हम विद्युत विभव को देखेंगे कि किसका अधिक है। तो बताइए इस वाले पिंड का ना विद्युत विभव अधिक है 40 वोल्ट, तो हम कहेंगे कि आवेश इधर से इधर प्रवाहित होगा। मतलब आप समझे, आवेशों की मात्रा ये 50 कूलाम आवेश ही तो है, ये 100 कूलाम आवेश ही तो है। तो आवेश को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि आवेश इधर से इधर प्रवाहित होगा या इधर से इधर प्रवाहित होगा, बल्कि हम विभव को देखेंगे कि किसका विभव इन दोनों पिंडों में अधिक है, अधिक वाले से कम की ओर प्रवाहित होगा। जैसे मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल से समझाऊं, मान लेते हैं सपोज दैट ऐसा हम मान लेते हैं कि ये 50 कूलाम आवेश है, ये 100 कूलाम आवेश है। अब इसका विभव है 20 वोल्ट और इसका विभव मान लेते हैं 15 वोल्ट है। ठीक है, इसका विभव मान लेते हैं 15 वोल्ट है, सपोज दैट इसका 15 वोल्ट है। तो अब मैं पूछूं कि आवेश इधर से इधर बहेगा या इधर से इधर,
तो आप क्या देखेंगे कि इस पर ये जो पिंड है 50 कूलम आवेश वाला पिंड है, इस पर विभव है 20 वोल्ट, 100 कूलम आवेश है, इस पर विभव है 15 वोल्ट। तो क्या होगा, आवेश इसका मतलब अधिक वाले से कम की ओर प्रवाहित होगा, अधिक विभव वाले से, तो इसका मतलब आवेश इधर से इधर प्रवाहित होगा। ऐसा है जी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब आवेश किधर से किधर बहेगा ये कौन बताएगा, वो विद्युत विभव ही बताता है, न कि आवेश बताएगा। ठीक है ना, विद्युत विभव की मात्रा बताती है। तो वही हम कह रहे हैं कि विद्युत विभव का अर्थ होता है आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक, कि आवेश इधर से इधर बहेगा या इधर से इधर बहेगा। वो कौन, विद्युत विभव ही तो बता रहा है। 15 वोल्ट या 20 वोल्ट है, वोल्ट किसका मात्रक होता है, विद्युत विभव का। तो यही बात है जी। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या उस टाइम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा विद्युत विभव समझ गए आप क्या है। अब ये जाहिर सी बात है, ये तो विद्युत विभव का अर्थ हुआ। ये आपको परिभाषा नहीं लिखना है, परिभाषा तो अलग होता है। तो परिभाषा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, ये आपका परिभाषा हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको याद नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आपको याद होगा। देखिए कैसे, सपोज डेट विद्युत विभव का एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, V = W/Q। यह फॉर्मूला याद रखेगा, ठीक है ना, जहां W क्या है, कार्य है, और Q क्या है, आवेश है, और ये V क्या है, विभव है, विद्युत विभव। तो यदि यहाँ पे जो आवेश का मान है, आवेश का मान है, यदि इसको हम 1 ले लेते हैं, एक मतलब इकाई कह सकते हैं या एकांक कह सकते हैं, एकांक भी हम कह सकते हैं। तो यदि Q का मान 1 हो जाए तो उस समय पर जो V होगा वो W के बराबर हो जाएगा। उस समय पर जो V होगा ना वो W के बराबर हो जाएगा। V क्या है, कार्य है, सॉरी W क्या है, कार्य है, V क्या है, विभव है, और ये Q क्या है, आवेश है। तो हम यही कह रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे सिंपल सी बात ये हमने जाना कि यदि आवेश का मान यदि 1 हो जाए तो उस समय पे जो V होगा, विभव होगा, वो कार्य के बराबर होगा। तो हम यही कह सकते हैं कि एकांक आवेश पर किया गया जो कार्य होता है वही विद्युत विभव कहलाता है। यहाँ से हम परिभाषा कह सकते हैं ना कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। परंतु ये इसका पूरा कंप्लीट परिभाषा नहीं होगा, क्योंकि हमसे ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि ये बताइए एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, तो एकांक आवेश पर कौन सा कार्य हो रहा है ये तो हमसे पूछा जा सकता है। वो कार्य भी तो एक्सप्लेन करेंगे तभी तो फुल हमारा परिभाषा होगा। तो एकांक आवेश पर किया कौन सा कार्य किया जा रहा है ये समझिए। ये अब आपको याद हो जाएगा परिभाषा, ये जो परिभाषा है ना 100% याद हो जाएगा। देखिए ये एक मान लेते हैं हमने विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं विद्युत क्षेत्र, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में यहां पे हमने एकांक धनावेश को ले लिया है। देखिए ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है और हमने यहां पर अनंत पर, यहां पे कहां पर जी, अनंत, अनंत पर हमने एकांक धन आवेश को लिया है। एकांक धन आवेश यहाँ पे क्या है जी, एकांक धन आवेश है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि देखिए एकांक धन आवेश जो है ना, ये एकांक धन आवेश ये अनंत पर है और ये विद्युत क्षेत्र है। तो हम यही कह रहे हैं कि इस एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वही कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। मतलब समझ गए कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। वही हम कह रहे थे कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो किस प्रकार का कार्य हो रहा है, तो अनंत से हम विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है ना वही विद्युत विभव कहलाता है। तो अब आपको फिगर से परिभाषा याद रखना है।
एक बार मैं अंत में परिभाषा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, चलिए जी, इतनी बात समझ के ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स है जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला इसका मात्रक, फिर कौन सी राशि होती है, और फिर एक अंत में आप बीमा या बीमीय सूत्र आप याद कर लीजिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं जी। देखिए, जहां तक हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक याद रखेंगे वोल्ट होता है। ठीक है ना, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, या कभी कभी वोल्ट ना देकर आपसे दे देगा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। ठीक है ना, तो या तो वोल्ट कहे या जूल प्रति कूलाम कहे, ये आप याद रखेंगे। राशि पे जहां तक हम बात करें तो यह एक अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है ना, उसके बाद बीमीय सूत्र पे जहां तक बात करें तो इसका बीमीय सूत्र आप याद रखेंगे ml2t-3a-1 होता है। तो ये इसका बीमीय सूत्र होता है ml2t-3a-1। ठीक है ना, तो ये मोस्टली हो गया विद्युत विभव का अर्थ भी हमने जान लिया, परिभाषा भी जान लिया, फॉर्मूला भी जान लिए, परिभाषा को हमने फिगर से याद भी कराया, मात्रक, राशि, विमीय सूत्र जान लिए हमने। तो ये कंप्लीट आपका जो विद्युत विभव है ना, इसका जो जितनी भी फुल इंफॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, बेहतर जी। नेक्स्ट, हाँ जी, अब विद्युत विभव हमने जान लिया। अब हम जानेंगे विभवांतर। विभवांतर क्या होता है जी? तो देख लीजिए, यहाँ पे हमने विभवांतर लिख दिया है। विभवांतर का मतलब होता है कि विभवांतर क्या है जी? तो दो विभवों के बीच का जो अंतर होता है ना, विभवांतर क्या होता कहलाता है। देखिए, विभव प्लस अंतर ही तो विभवांतर होगा ना। अगर विभवांतर का हम संधि विच्छेद करें तो विभव प्लस अंतर होगा। मतलब क्या है कि दो विभवों के बीच का जो अंतर होता है ना, वही विद्युत विभव विभवांतर कहलाता है। यही बात हमने लिखा है कि विभवांतर का अर्थ होता है विभव में अंतर। मतलब विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। आप सिंपल सा विभव का अर्थ क्या होता है जी? तो वो होता है विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखेंगे। अब ये तो इसका अर्थ हुआ कि विभवांतर का क्या अर्थ होता है, विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो थोड़ा सा हम समझ भी लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि इसका मतलब ये है कि सपोज दैट ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है ना, ये एक हमारे पास क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में ये दो पॉइंट्स हैं, एक ये ए पॉइंट्स है या एक बी पॉइंट्स है। ठीक है ना, ए पर मान लेते हैं विभव है भी ए, अब बी बिंदु है, इस पर विभव है भी बी। ठीक है, तो दो बिंदु है, ए पर विभव है भी ए, बी पर विभव है भी बी। तो इसका विभवांतर क्या होगा जी? विभवांतर, तो विभवांतर जानते हैं क्या है? दो विभव है तो दो विभव को हम लिख देंगे भी ए और क्या लिख देंगे, भी बी। तो दो विभव हैं तो दोनों विभवों का जो अंतर होगा, अंतर मतलब माइनस, तो अंतर जो होगा ना वही विभवांतर कहलाता है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए? तो ये है जी। अच्छा, ऐसे आकर अब मैं आपसे कहूं कि मान लेते हैं ये इसका सपोज दैट, मैं थोड़ा सा समझाना आपको अच्छे तरीके से समझूंगा। जैसे कि मान लेते हैं इसका है, इसका विभव मान लेते हैं 5 है, 5 वोल्ट, और इसका विभव मान लेते हैं 3 वोल्ट है। ऐसा हमने मान लिया, तो विभवांतर कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, V = भी ए का मान कितना, 5 वोल्ट है तो 5 हमने लिख दिया, अब भी बी का 3 है, तो इसका मतलब 5-3 का अंतर कितना हो जाएगा जी? तो 2 हो जाएगा, तो 2 हमने लिख दिया। समझ रहे हैं? अगर मान लेते हैं सपोज दैट कि इसका मान लेते हैं 5 है और इसका मान लेते हैं कि 10 है, इसका मान लेते हैं 10 है,
तो उस समय पे क्या होगा जी, उस समय पे विभवांतर निकालेंगे तो 5 माइनस 10 कर देंगे, तो इसका मतलब क्या आएगा, अब 5 माइनस 10 करेंगे तो इसका मतलब -5 बचेगा, ठीक है, तो इसका विभवांतर -5 होगा। तो ये बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है, मतलब बिल्कुल ही गलत है, -5 नहीं होगा बाबू। हम घटा नहीं रहे हैं, हम अंतर कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 3 और 5 मतलब 5 3 के बीच का अंतर कितना है, 2 ही का तो अंतर है ना, समझ रहे हैं। और 5 और 10 के बीच का कितना अंतर है, कितने का डिफरेंट है, ठीक है ना, डिफ्रैक्शन नहीं कह रहे हम, डिफरेंट कह रहे हैं, कितने का अंतर है, तो 5 10 में 5 का ही ना अंतर है, तो इसका मतलब विभवांतर कितना होगा, 5 होगा, समझ रहे हैं, 5 होगा, अंतर हम कह रहे हैं न कि घटा रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 और 10 के बीच में कितना, 5 का अंतर है, तो यही हमने लिख दिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस चीज की हम बात कर रहे हैं, विभवांतर का। तो दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। बट इसका तो ये अर्थ हुआ ना, अब परिभाषा भी हम जानेंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, किसी एक बिंदु से, ध्यान से समझेंगे, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अगर हम आपको अच्छे से समझाएं तो ये सपोज दैट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिगर को इरेज करके आपको अच्छे से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि सपोज दैट मान लेते हैं ये एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, ये एक विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, ये बिंदु मान लेते हैं ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ठीक है ना, ये 2 बिंदु हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एकांक धन आवेश है, यहाँ पे ये क्या है, एकांक धन आवेश है, और ये कहाँ पर है, अनंत पर है। इसका नाम क्या है, एकांक धन आवेश है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एकांक जो धन आवेश है इसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है वही कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। बात आप समझे, मतलब यहां से यहां तक ला रहे हैं, उस कार्य को नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है ना, वही कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। समझ में आ गया आपको, परिभाषा आप बोल देंगे ना, वही बात लिखा गया है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो आशा करता हूं कि अब आपको परिभाषा के साथ साथ अर्थ के साथ साथ परिभाषा भी याद हो गए होंगे। जहां तक इसके फॉर्मूले पे हम बात करें तो इसका भी फॉर्मूला विभवांतर का V क्या होता है, W/Q होता है, ये भी आप फॉर्मूला याद रखेंगे। और एक और फॉर्मूला होता है V - VB, मतलब 2 विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ए बिंदु है, इस पर विभव है VA, और बी बिंदु है, इस पर विभव है VB, तो इन दोनों विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। जहां तक इनकी मात्रक पे बात करें तो यहाँ पे ये आप याद रखेंगे, इसका भी सब आप याद रखेंगे। मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, और या हम दूसरा कह सकते हैं जूल प्रति कूलाम, ठीक है। राशि पे बात करें कि कौन सी राशि होती है, और तीसरा बीमा मतलब बीमीय सूत्र। तो यदि राशि पे बात करें तो ये एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। अब बीमीय सूत्र पे याद रखेंगे ml2 T-3 A-1 होता है, ठीक है ना। तो इन सभी को आप याद रखेंगे। अब ये बीमीय सूत्र निकालना हमने सिखाया हुआ है बहुत पहले भी, आज ही आपको 11th का जो सिलेबस है स्टार्ट हो गया है, न्यू बैच। तो 11th में भी हम आज यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस 11th क्लास है ना, उसमें जो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम आज यही सिखाने वाले हैं कि बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है। ये कैसे आया जी, ml2 T-3 A-1।
एक और बात आप याद रखेंगे, जो भी विद्युत विभव का मात्रक राशि और विमीय सूत्र होता है वही सेम टू सेम विमीय सूत्र परिभाषा मात्रक और राशि जो है ना वो विभवांतर का भी होगा। ठीक है ना, आप मिला भी सकते हैं इसको पीछे जाकर, यही मात्रक राशि विमीय सूत्र यही सेम टू सेम इसका भी होगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट। अगला हमारा तीसरा जो इंपॉर्टेंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ध्यान से समझेंगे। क्या हम पढ़ने वाले हैं? बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव की गणना। मतलब बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की हमें गणना करना है। तो चलिए जी, अब हम जान लेते हैं बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो सपोज दैट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से, हम सभी को ध्यान से यहाँ पे समझना पड़ेगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हमें ये जो लाइन लिखे हुए हैं इस पर आपको अभी फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमने केवल अभी हम आपको समझाएंगे ना सब याद हो जाएगा। सबसे पहली बात, ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि VVI है, तो इसको पहले ही आप नोट डाउन कर लें। ये कितने नंबर में पूछा जाता है? तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो अब ध्यान से समझेंगे। दो बिंदु यहां पे हम ले रहे हैं। सबसे पहले एक ये बिंदु है जो है O, ये एक बिंदु है जो है O, इस पर क्या है? इस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। तो ये इस प्रकार हो गया, मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, तो ये आवेश का ये एक क्षेत्र हम मान लेते हैं। ऐसे तो क्षेत्र बहुत दूर तक होएगा। तो ये एक बिंदु आवेश, आप याद रखेंगे, एक बिंदु आवेश है जो है O, जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है ना, इतनी बात आप समझ के। अब यहां से हम कह रहे हैं कि इससे D दूरी पर, मतलब याद रखेंगे कि इस बिंदु O से D दूरी पर एक क्या है? एक यहां पे बिंदु है जो है P। ठीक है, और इस बिंदु P पर एकांक धन आवेश उपस्थित है। ये आप, मैं यहां पे ऐसे ही लिख दे रहा हूं, एकांक धन आवेश इस पर उपस्थित है, ऐसा आप मानिएगा। यहाँ परीक्षण आवेश कह सकते हैं, यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है ना, अब ये बिंदु O और P के बीच दो हम बिंदु ले लेते हैं, एक ये बिंदु ले लेते हैं, एक ये बिंदु। एक हमारा A बिंदु हम मानते हैं, एक को हम B बिंदु मानते हैं। A अब B, यहां से आप याद रखेंगे, यहां से यहां तक की दूरी है x, और यहां से यहां तक की जो दूरी है ना वो dx। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। सबसे पहली बात, इतना अगर आप समझ गए हैं तो अब आपको निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या अभी तक बताया कि मान लेते हैं एक बिंदु आवेश जो है O है, एक बिंदु है जो है O, जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, और बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एकांक धन आवेश उपस्थित है, और बिंदु O और P के बीच दो बिंदु A व B हैं। A और B के बीच की दूरी क्या है? dx है, और बिंदु O से A तक की दूरी x है। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। ठीक है, चलिए, इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो ध्यान से आप समझेंगे, ये मैं पढ़ के सुना रहा हूं, सब यहीं से हमने लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए लिखा गया है, एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। देखिए एक बिंदु है जो है O, जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है ना, तथा बिंदु O से D दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, तथा बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु क्या है? एक बिंदु P है जिस पर एकांक धनावेश उपस्थित है, तथा O व P के बीच दो बिंदु A व B हैं। O और P के बीच दो बिंदु A व B हैं। ठीक है, A से B तक की दूरी dx है, A से B तक की दूरी क्या है? dx है, तथा बिंदु O से B तक की दूरी x है, तथा बिंदु O से A तक की दूरी क्या है? x है। ठीक है ना, तब बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इस बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमें करनी है। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, ये फिगर से ही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, बट मैं चाहता ना तो इस फिगर को बोल देता, मैं कहता कि आप लिख लीजिए,
तो इस तरीके से स्टूडेंटों को नोट्स बनाने में दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इजी हो सके आपको, इसलिए हमने लिख दिया। ये लिखना अनिवार्य है, लिखने के बाद ये फिगर आप बनाइएगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ के चलिए जी। तो सबसे पहले हम ये गणना करेंगे कि इस बिंदु P पर, मतलब ये जो बिंदु B है, इस पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम करेंगे जी। मतलब ये जो बिंदु, सबसे पहले हम इसकी गणना करते हैं, अब डेरिवेशन गणना करते हैं, ठीक है। तो गणना में हम क्या करेंगे, इस बिंदु B पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं बिंदु B पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। मतलब इस बिंदु B पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। आप कहेंगे सर इस पर कैसे उत्पन्न होगा? अरे बाबू, ये जो आवेश है प्लस क्यू आवेश, इसके कारण ये चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इस पर भी तो कोई विद्युत क्षेत्र होगा ना जी। तो वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम करेंगे कि इस बिंदु P के कारण, मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये अगर हम गणना करते हैं तो क्या आता है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम फॉर्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई क्या होता है, R स्क्वायर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा जी। तो देखेंगे अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो dx हो जाएगा ना, ठीक है। टोटल दूरी तो dx हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हमने किया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा गया था तथा बिंदु O से B तक की दूरी ना x है, बिंदु O से B तक की दूरी x है। हमने बिंदु A से B तक की यही मान लिए हैं। यहाँ पे छोटी सी हमसे मिस्टेक हुई है, इसको हम थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। ये जो दूरी है ना, वही तो हम कह रहे हैं क्यों गणना में गलती हो रहा है। ये टोटल दूरी, यहाँ तक दूरी है x, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी है x। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, इस यहाँ से हम कह रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, Q होगा R स्क्वायर, मतलब दूरी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, और स्क्वायर होता है तो स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा जी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से हमने यहाँ पे लिखा है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q है तो Q हमने लिख दिया, x स्क्वायर हमने लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे R दूरी है और यहाँ पे दूरी हमने x माना है, तो x स्क्वायर हमने लिख दिया। समझ रहे हैं ना। तो ये बातें हैं जी। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये हमने गणना किया है। अब हम ये गणना करेंगे कि एकांक जो धन आवेश है, इसको बिंदु, मतलब एकांक धन आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य की गणना, मतलब यहाँ से बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य की गणना करेंगे। समझ रहे हैं, ये एकांक जो धन आवेश है, मतलब एकांक धन आवेश है, इसको बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो ये हम गणना करते हैं। तो हम लिखते हैं एकांक धन आवेश को क्या बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु B से A तक लाने में किया गया
कार्य। ठीक है ना, मतलब एकांक धनावेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य की गणना करेंगे। तो कार्य क्या होता है, कार्य को W से दर्शाते हैं, परंतु यहां से देखेंगे बिंदु B से A तक ला रहे हैं, मतलब छोटी दूरी ला रहे हैं। ये D मतलब क्या है, छोटी दूरी के लिए D आगे लगाया जाता है, तो छोटी दूरी के लिए छोटा कार्य हम ज्ञात करेंगे। तो वही कार्य हम ज्ञात कर रहे हैं, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, DW लिख दिया है। ठीक है ना, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो हम यहाँ पे बल लिख देंगे। अब विस्थापन कहाँ से, B से A तक ला रहे हैं, तो विस्थापन dx दूरी हो रहा है, तो dx हमने लिख दिया। समझ रहे हैं, बट यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंटों का ऐसा डाउट आता है कि सर यहाँ पे माइनस का चिन्ह क्यों लगा। इसलिए लगा ना, क्योंकि ये प्रतिकर्षण के लिए दर्शा रहा है कि प्रतिकर्षण यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब क्यों प्रतिकर्षण हो रहा है समझिएगा। देखिए ये भी प्लस क्यू आवेश है, ये भी एकांक धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश। तो धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो ये वाला आवेश जो है ना, इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर भगाएगा। बट हम इस आवेश को दूर नहीं, बल्कि हम इसको और पास ला रहे हैं। तो पास लाने के लिए ही यहाँ पे दर्शाया गया है कि प्रतिकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसलिए माइनस यहाँ पे आगे लगाया जाता है। अब यहाँ पे DW है ना, तो DW इक्वल टू, ये F की जगह पर हम E लिख सकते हैं, क्योंकि जो एकांक आवेश पर, एकांक धनावेश पर लगने वाला जो बल होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो वो F की जगह पर E हम लिख सकते हैं, इंटू dx है तो dx लिख दिए। अब बहुत सारे स्टूडेंटों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि F की जगह पे E कैसे लिख दिए। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम जानते हैं कि जो E होता है ना, वो F के बराबर होता है। इस तरीके से हमने लिखा हुआ है, साइड में आप चाहें तो दर्शा भी सकते हैं। ठीक है ना, तो अब इतना हमने लिख दिया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये DW इक्वल टू, देखिए E का मान हम यहाँ से रख सकते हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x स्क्वायर इंटू dx है, तो हमने dx लिख दिए। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। हाँ जी, इतनी बात आप समझ गए हैं। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या गणना हमने कर लिया है, यहाँ पे हमने क्या गणना कर लिया है कि एकांक जो धनावेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य की हमने गणना कर लिए हैं। ठीक है ना, अब हम ये, जब हमने छोटी दूरी के लिए गणना कर लिया कि इसको B से A तक ला रहे हैं तो इतना कार्य हो रहा है, तो अब हम ये गणना करेंगे कि इस एकांक धन आवेश को अनंत से D दूरी तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में, D दूरी तक लाने में किया गया कार्य की गणना करेंगे। तो हम ये लिखते हैं, यहाँ पे हम आगे लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि एकांक धन आवेश को अनंत से D दूरी तक लाने में किया गया कार्य। आप बात समझ रहे हैं, पहले हमने B से A तक ही लाया था, तो उसका कार्य हमने अल्पांश कार्य निकल गया। अब हम कह रहे हैं कि इस एकांक धनावेश को अनंत से D दूरी तक मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे। मतलब ये बड़ा कार्य हो रहा है, तो बड़ा वाला कार्य के लिए हम कैपिटल W लिखते हैं। तो बड़ा वाला कार्य का अगर हमें ज्ञात करना है, तो ये जो छोटा कार्य हमने लिया है ना, ये छोटा कार्य, इसका हम समाकलन कर देते हैं। तो ये जो छोटा कार्य है DW, इसका अगर हम समाकलन कर देंगे तो जो स्मॉल मतलब बड़ा वाला कार्य है ना, वो निकल जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखेंगे। और यहाँ पे लिमिट हम लगा देंगे, कहाँ से हम ला रहे हैं, अनंत से D दूरी तक ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं जी, तो देखेंगे तो अनंत से इन्फिनाइट से हम कहाँ तक ला रहे हैं, अनंत से D दूरी तक ला रहे हैं, D दूरी तक। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अनंत से D दूरी तक ला रहे हैं, तो ये हमने लिमिट लगा दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं इस तरीके से। तो देखिए क्या मिलता है यहाँ पे W इक्वल टू,
अगर हम इसका समाकलन करें तो ये अनंत हो गया, ये d हो गया, और dw का यहाँ पे मान अगर आप देखेंगे तो -1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx है। तो ये हम लिख देंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 बाई q1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx है। तो एक्स स्क्वायर इंटू dx है, तो ये हमने लिख दिया। अब जब हम इसका समाकलन करते हैं तो ध्यान से समझेंगे, समाकलन का ये रूल होता है कि जो भी यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है ना, वो बाहर निकल जाते हैं समाकलन से, मतलब नियत जो मान है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे q, ये सभी नियत मान है, तो ये बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये q बाई q, बस इतना, ये q इतना ये बाहर निकल जाएंगे। ये लिमिट है इन्फिनाइट टू d। यहाँ पे अब बचा क्या, ऊपर तो ये q निकल गया, तो ऊपर 1/x स्क्वायर बचा इंटू dx है, तो ये हमने dx लिख दिया। ठीक है, अगर हम इसको आगे और बढ़ाते हैं तो ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा q है। इसको अगर हम समाकलन करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ये x के पावर 2 है, देखिए 1/x के पावर 2 है, तो ये नीचे 2 है, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर -2 हो जाएगा। तो या तो हम ऐसे लिखे तो या तो ऐसे लिखें, तो हम इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे, ये ऊपर हम भेज देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, समाकलन इन्फिनाइट टू d, और ये क्या हो जाएगा, x के पावर -2 इंटू dx हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, इतना अगर आप समझ गए हैं तो आप ध्यान से समझेंगे। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q हो जाएगा। और जब भी देखिए, जब भी समाकलन में x के पावर n होता है तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा जी, इसका फॉर्मूला होता है कि x के पावर जो n है, मतलब -2 + 1, और नीचे भी -2 + 1 कर देते हैं, और जो लिमिट है वो हम लगा देते हैं। इस तरीके से हो जाएगा जी। ये जो अगर समाकलन करेंगे तो इतना आएगा। कैसे आया मैं समझा दे रहा हूँ। ये एक फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे कि समाकलन x के पावर n, अगर x के पावर n है, मतलब कोई भी अंक है उसका ऊपर 1 है ना, तो इसका अगर समाकलन हम करते हैं ds के सापेक्ष dx के सापेक्ष समाकलन इसका हम करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर जो x है तो ये x ऐसे ही रहेगा, n जो ऊपर है ना तो n में 1 हम जोड़ देंगे, अब बटे फिर से ये n + 1 नीचे भी हम लिख देंगे, ऐसा होता है। अगर इसका लिमिट है, मान लेते हैं इन्फिनाइट टू d लिमिट है, तो ये इन्फिनाइट टू d हम ऐसे लिख देंगे। समझ रहे हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूले पर हमने लिख दिया है कि -2 था तो इसमें हमने 1 यहाँ पे जोड़ना था, तो वही हमने 1 जोड़ दिया। फिर से n + 1 है तो n की जगह पर -2 है, +1 हमने कर दिया। तो ये जो भी मैथ के स्टूडेंट होंगे उनको तो समाकलन जब पढ़ेंगे तो उनको याद हो जाएगा, जान जाएंगे। बायोलॉजी के स्टूडेंटों को थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा तो उनसे मैं कहूँगा याद कर लीजिएगा, अदर कोई मार्ग है नहीं दोस्त, ठीक है ना। ऐसे ही 5 नंबर तो मिलेंगे नहीं। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये हमारा q हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये x, ये -1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया -1, और ये -1 हो जाएगा, इन्फिनाइट टू d हो जाएगा। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए x के पावर -1 है, तो देखिए x के पावर -1 है, अगर हम नीचे भेजते हैं इसको, ठीक है ना, x के पावर -1 है, इसको नीचे भेजेंगे तो 1/x हो जाएगा। इसका माइनस मतलब 1 हम ओनली लिख सकते हैं, या नहीं लिखेंगे तो चलेगा। आया इन्फिनाइट टू d हमने लिख दिया, ठीक है। अगर हम इसको ये q को 1 में हम गुणा करा देते हैं तो W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये q बाई x हो जाएगा। ये लिमिटेशन है तो लिमिटेशन हमने लगा दिया। अब यहाँ पे जो x के जगह पर हम पहले इन्फिनाइट और d रखकर देख लेते हैं, ठीक है ना। मतलब ये ऐसे हम ना करके पहले लिमिट हम रख ही देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये q हो जाएगा,
हम ये x के जगह पर अगर हम लिमिट रखेंगे तो 1/, ठीक है, क्या हो जाएगा, हायर माइनस लोअर रखते हैं ना, तो 1/d माइनस 1/∞ ऐसा हो जाएगा। क्या है, हाई में से लो वाले को घटा देते हैं, तो हाई वाले में से लो वाले को घटा दिया, उच्चतम में से न्यूनतम वाले को घटा दिए, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ये W हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये Q हो जाएगा। और ये टोटल इसका जो वैल्यू होगा इन्फिनाइट से यदि 1 में हम भाग कराएंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये खत्म हो गया, ये 1/d बचा, तो यही 1/d हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे ये बताइए, ये Q1 में गुणा होगा तो Q हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, Q/d लिख देंगे, Q/d, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया। तो ये है जी हमारा एकांक धन आवेश पर किया गया, मतलब एकांक धन आवेश पर जो किया गया कार्य है उसका मान है। तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना था, हमें यहाँ पे ज्ञात करना था कि एकांक आवेश पर उत्पन्न विद्युत विभव की गणना। तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या ज्ञात किया है, केवल कार्य ज्ञात किया है, ठीक है ना, विद्युत विभव की गणना करना है। तो यहाँ पे एक और बात आप याद रखेंगे कि चूंकि हम ये बात जानते हैं कि जो W होता है वो V के बराबर होता है, ठीक है, जब एकांक आवेश पर जो किया गया कार्य होता है वो विद्युत विभव कहलाता है, तो जो W होता है वो V के बराबर होता है, इसीलिए इस W के जगह पर हम V भी तो लिख सकते हैं ना, तो यही V = हम क्या लिख देंगे, केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/d लिख देंगे, समझ रहे हैं। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा मेन फॉर्मूला होगा, समझ रहे हैं। अब ये W होता है वो V के बराबर होता है, ये कहाँ से हमने जाना, तो आप विद्युत विभव अभी हमने पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताया था आपको कि जो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो विद्युत विभव कहलाता है, मतलब कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। तो इसीलिए जी V के W के जगह पर V हमने रख दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है दोस्त, इन सभी को ऐसा नहीं है कि ये इजी है, आप एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अरे बाबू 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा। क्लास 11th या क्लास 10th ये नहीं है, क्लास 12th में है। और डेरिवेशन ये तो बहुत ईजी है, अभी आगे जैसे जैसे आप पढ़ते हुए चलेंगे अभी बहुत सारे डेरिवेशन आपको हार्ड मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लीजिए इसका। चलिए जी, अच्छी बात है, तो ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। एक आवश्यक बात मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की केमिस्ट्री का लिंक है, आप चाहें तो वहां से क्लिक करके अपनी सीक्वेंस वाइज अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स की केमिस्ट्री का हमने लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे क्लास 12th के जो भी स्टूडेंट हैं। हाँ, तीसरी बात मैं कहूँगा, इंस्टाग्राम पर हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, या BrotherSir30 नाम का हमारा इंस्टा ID है, तो वो सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए मैं छोटे से सजेशन रहेगा कि क्लास 12th का जो फिजिक्स का और केमिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स है वो ओनली आपको 199 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। याद रखेंगे, कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें सब कुछ आपको रहेंगे जी, कंप्लीट नोट्स आपका ऑल टॉपिक रहेगा। जैसे हम ये सब करा रहे हैं ना, ये सभी आपको हमारी तरफ से जो सिंपल लैंग्वेज में हमने प्रोवाइड किया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों। याद रखेंगे, फिजिक्स के 14 चैप्टर और केमिस्ट्री के 10 चैप्टर, टोटल 24 चैप्टरों का आपको टाइपिंग मतलब अच्छा नोट्स आपको दिया जा रहा है। तो ओनली 199 है। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ पे कहिएगा सर क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए। इतना करके मैसेज करेंगे ना, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। वहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जो होता है पेमेंट का, व्हाट्सएप पर आप सेंड जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। सेंड जैसे ही करेंगे आपको तुरंत PDF नोट्स है व्हाट्सएप पर आपके सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।